नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो यूपीएसआई दरोगा के हिंदी में हर एक टॉपिक से हम लोगों ने ये कवर करेंगे और अपनी तैयारी को अब इन प्रैक्टिस के माध्यम से जान सकते हैं कि कितनी तैयारी हम लोग अपने माध्यम से किए हुए हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? मलबे के मालिक की कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार हैं तो रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश और महादेवी वर्मा। तो आंसर आपका ये सी वाला हो जाएगा, यानी कि मोहन राकेश जी हैं, जिसका मलबे के मालिक के कहानी के कहानीकार हैं। और जिसे रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियों में से देखते हैं, उर्वशी है, जिनको 1982 में 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को 1982 में मिला था, जिसको यामा के लिए। और मुंशी प्रेमचंद की क्या है, गोदान है, गबन है, ये मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख ही रचना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसी वाक्य में कार्य करने वाले को कहते हैं, किसी वाक्य में कार्य करने वाले को कहते हैं तो करण, कर्म, कर्ता, क्रिया। तो क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, यानी कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। अगला है कि बधूसव का संधि विच्छेद रूप सही है, यानी उसका जो संधि विच्छेद किया गया है वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। इसमें 4 दिए गए हैं। तो देखिए, बध धन उत्सव, वध धन उत्सव, वधु धन उत्सव, वधो धन उत्सव। इसमें आंसर आपको सही बताना है। आंसर आपका सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, यानी आंसर सी आपका सही है। आगे है, मुहावरा से संबंधित क्वेश्चन आ गया। देखिए, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो बाग बाग होना का अर्थ क्या होगा? खुश होना, हरियाली आना, कार्य सिद्ध होना, बाग हरा होना। तो आंसर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? खुश होना, बाग बाग होना यानी खुश होना, इसका अर्थ हो जाएगा, यानी आंसर ए सही हो जाएगा आपका। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में अपादान कारक के प्रयुक्त हैं, जिसमें जैसे कारक जो 8 कारक होते हैं उसमें से आपको बताना है कि इसमें अपादान कारक कौन सा है। जैसे राम का घर, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तुलसी द्वारा कृत या हाथ की कड़ी। तो जैसे जिसमें देखिए का की के रहता है, वो संबंध होता है, तो पहला तो होगा नहीं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, देखिए करण से मतलब कारक के करण में भी से आता है, लेकिन अपादान में जब से आता है तो ये अलगाव को व्यक्त करता है। जैसे जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। जैसे ऋण से मुक्त, ऋण से जो मुक्त हो रहे हैं, तो उस समय जैसे कि राम घर से विद्यालय गया, तो ये भी अलगाव को व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार अब अलगाव का बात हो तो उसमें अपादान कारक होगा, यानी आंसर आपका बी सही है। सी वाले ऑप्शन में बात करते हैं, तुलसी द्वारा कृत, यह अधिकरण कारक है। में या पर का अर्थ देता है, तो ये अधिकरण है। ये भी संबंध कारक है, काकी के संबंध कारक। आगे 6 नंबर है। देखिए, 6 नंबर है, इसमें निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है। जैसे तालव्य है, आप जानते होंगे, जो व्यंजन आपने पढ़ा होगा जिसमें कंठ होता है, फिर उसके बाद तालव्य होता है, मूर्धा होता है, कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धा होता है, फिर दंत होता है, फिर ओष्ठ होता है। ठीक है, इसको याद करेंगे, केटीएम डू ओ डू। ठीक है, तो तालव्य में देखिए क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, प वर्ग आता है। तो देखिए, जैसे इसमें प वर्ग में तालव्य तो होगा नहीं, तो पहला तो है ही नहीं। दूसरा में स पर बाद में बात करेंगे हम लोग। क वर्ग में कंठ में आता है, ये भी होगा नहीं। इसके बाद ट वर्ग, ये ट वर्ग किस में आता है? मूर्धा में आता है, तो ये भी तो होगा नहीं। तो यानी आंसर आपका कौन सा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ये आपका तालव्य में आएगा। तालव्य में होता है च वर्ग, लेकिन इसमें य और स, यश आता है, य और स आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी। निम्नलिखित में कौन सा रस है? वियोग रस, संयोग रस, शांत रस, विष रस। तो इस प्रकार के रस में कौन सा है? तो आपका वियोग श्रृंगार रस, यानी आंसर ये आपका सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। दंतोष्ठ। देखिए, दंतोष्ठ में जैसे दंत, जैसे प, अभी अपने जिक्र हम लोगों ने किया कि प वर्ग किस में? ओष्ठ में आता है।
ठीक है। यश वाला य और ई स, यश यश वाला हम लोग बात किए थे अभी कि यश वाला किस में आता है, तालव्य में आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो वो वाला जो होता है, वो वाला ये आपका अम, य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन में आता है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा आपका बी वाला आंसर रकम की, जिसमें ऋषि आता है, ऋषि, ठीक है, उसमें आपका दंतोष्ठ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है, 9 है कि आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो जैसे देखिए, स्वयं खुद की बात जिसमें करे, जिसमें खुद की बात करे, वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी अपने आप स्वयं की बात करे। जैसे जैसे इसमें लिखा है आप भला तो जग भला, तो और जिसमें निश्चय हो, जिसमें निश्चय हो, तो ये निश्चय में निकट और दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में वाचक सर्वनाम में जानते ही हैं कि इसमें तीन तरीके के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसमें आते हैं। तो और अनिश्चयवाचक में वो होते हैं जो कोई कुछ ऐसे करके आए, वो अनिश्चय में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आप भला तो जग भला। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानने के हमें 3 नियम पता होते हैं। एक क्रिया द्वारा, दूसरा सर्वनाम द्वारा, तीसरा आपका विशेषण द्वारा, जिसमें अच्छा अच्छी आता है, विशेषण द्वारा आप पता कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ज्यादातर सर्वनाम का प्रयोग करके देखेंगे। देखिए मेरा वचन, ये मेरा वचन, ये ठीक है, यानी पुल्लिंग है। मेरा प्रहार, ये भी पुल्लिंग है। मेरा कुंडली, नहीं मेरा कुंडली नहीं होता है, मेरी कुंडली होता है, तो ये आंसर सी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी मेरी कुंडली। और मेरा ढक्कन होता है ये, तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर है, इनमें से कौन सा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि एक वचन के रूप में ही हमेशा प्रयोग होता है, लेकिन देखने में लगेगा कि आपको बहुवचन है। जैसे आंसू, हस्ताक्षर, जनता, प्राण। तो जो जनता होता है वो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें आंसू हो गए, हस्ताक्षर, प्राण, लोग, दर्शन, ये सब किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है 12 नंबर, तरनी तनुजा तटमाल तौवर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अलंकार है। ठीक है, तो इसमें जैसे देखिए जिसमें व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, जिसमें वृत्या अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, जो अनुप्रास के ही भाग है। तो इस आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंकज में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो पंकज एक, जैसे अव्ययी भाव में जैसे पहला पद प्रधान होता है, तो इसमें कुछ पंकज में कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें पहला पद प्रधान हो, जिसमें ज्यादातर अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे द्वंद्व, दोनों पद प्रमुख जिसमें संयोजक चिन्ह लगे होते हैं, या एक दूसरे के विपरीत शब्द भी होते हैं। जैसे दिन रात, माता पिता, तो माता पिता जैसे, और दुख सुख, इस तरह का द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास जिसे तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता हो, बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास वो होते हैं जिसमें जिसमें विशेष और विशेषण दिया होता है। तो इसमें तीसरे की ओर पंकज दे रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी बहुब्रीहि समास, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। आगे है आपका, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी में हम लोगों ने जब टॉपिक वाइज जब थ्योरी कंप्लीट किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ए बी सी से, पूर्वी में ए बी सी से याद करेंगे, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अब बताइए, नेपाली किस हिंदी के अंतर्गत आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से तद्भव रूप है। जैसे तद्भव रूप, जिस तद्भव रूप तब तक आप नहीं जान पाएंगे जब आप इस चीज को नहीं जानेंगे कि तद्भव तत्सम होता क्या है। जैसे तद्भव वे ऐसे होते हैं जिसको संस्कृत से रूपांतरित हुए हैं, जो संस्कृत से
बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो उसको हम बोलते हैं तद्भव रूप। और तत्सम वो होते हैं जिसको हम लोग संस्कृत के रूप में प्रयोग करते हैं हिंदी में, उसको हम कहते हैं तत्सम। सम मतलब कि समा, संस्कृत के समान, ये याद रखना आपको, तत्सम यानी संस्कृत के समान। तो देखिए पहला है तद्भव। तद्भव रूप को हम लोग देख लेते हैं। देखिए जिसमें हस्त है, हस्त मतलब हाथ होता है, यानी ये संस्कृत का, ये नहीं हो सकता। गोधूम मतलब गेहूं होता है, ये नहीं हो सकता, गोधूम तो एक संस्कृत वर्ड है। कपूर मतलब ये तो कपूर होता है हिंदी इसका, यानी ये तो संस्कृत दिया हुआ, ये नहीं हो सकता। दिया सलाई ये हिंदी वर्ड है, क्योंकि इसका दिया सलाई का संस्कृत होता है दिया सलाखा। दिया सलाका, सलाका, यानी दिया सलाका को बोलते हैं दिया सलाई। तो आंसर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर इसमें दिया है निम्नलिखित में तत्सम, तत्सम अभी बताएं यानी संस्कृत के समान। तो देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल ये क्या है, ये संस्कृत वर्ड है। तो इसका जो हिंदी होता है उजाला होता है, यानी डी आंसर इसमें दिया भी हुआ है। तो जैसे साँझ है, साँझ ये इसमें संध्या होता है संस्कृत वर्ड। आँख का मतलब अच्छी होता है संस्कृत, यानी ये सब हिंदी दिए हुए हैं। यानी आँख हो गया, साँझ हो गया, उजाला, ये सब क्या हिंदी के, लेकिन उज्ज्वल करके एक संस्कृत है, यानी कि ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 है कि हिंदी दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था। तो आप जानते हैं हिंदी दिवस में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, एक कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, एक विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर 1949 को सर्वप्रथम प्रथम बार मनाया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को बार बार हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी आंसर इसका तो डी होगा। लेकिन हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसलिए उसका भी जिक्र होगा। यानी कि वो 10 जनवरी को मनाया जाता है और प्रथम बार 1975 को मनाया गया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया गया था, फिर कब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ। तो 2006 से, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। यानी 2006 से हर वर्ष हिंदी दिवस मनाने जाने लगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। आगे दिया हुआ है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, भाषा के समूह को, ये वाक्य के समूह। तो देखिए वर्णमाला होता है ये वर्णों का समूह नहीं, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको बोलते हैं। तो यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप बताइए कमेंट में कि वर्णमाला के वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। चलिए वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं आप इसको कमेंट में बताएंगे। आगे दिया हुआ है 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से अल्पप्राण अघोष व्यंजन कौन है। तो देखिए अल्पप्राण में जब सभी स्वर होते हैं वो आते हैं, और अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व, य र ल व ये सब आते हैं। और उसके बाद आपका 1 3 5 अल्पप्राण, जैसे कि जो क से आपका प वर्ग तक 1 3 5 वो आएंगे। अब सभी स्वर आएंगे आपके, सभी स्वर आएंगे, और अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल व, य र ल व ये। तो इसमें देखिए 1 3 1 3 5। और जो अघोष होते हैं, अघोष में 1 2 यानी कि जो वर्ग का 1 2 यानी एक कॉमन मिला है इसमें, यानी कि एक आपका कॉमन मिला है, और सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं। और जैसे स स स ह नहीं होता, इसमें ह चला जाता है सघोष में, और इसमें फ आ जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको, यानी एक एक कॉमन है, यानी कि जिस वर्ग का पहला होगा वो आपका अल्पप्राण अघोष हो सकता है। तो देखते हैं पहला क्या है। ट, ट में ट वाले ट से शुरू होता है, यानी ट वर्ग का। ख से तो ये क वर्ग का है, तो ये तो दूसरा है। फिर ये त वर्ग का, ये भी दूसरा है। ये तो ड़ है, आपका मतलब त वर्ग का है। और स ये ऊष्म व्यंजन है, जिसमें
चार होते हैं, स स स ह। तो आपका ट वर्ग इसमें, ट वर्ग अल्पप्राण अघोष हो जाएगा, यानी आंसर आपका ये सही है। निम्नलिखित में महाप्राण सघोष, यानी महाप्राण क्या होता है? महाप्राण में आपका क्या होता है कि दो और चार वर्ग का ये होता है महाप्राण। और सभी जैसे ऊष्म व्यंजन इसमें आते हैं। और सघोष में 3 4 5, यानी 3 4 5 सघोष में आते हैं ये। तो सघोष में क्या है? इसमें 4 कॉमन मिल रहा है, यानी 4 वाला आपका ये आपका महाप्राण सघोष हो सकता है। तो और इसमें जो सघोष होता है इसमें अंतस्थ व्यंजन य र ल व भी होते हैं। और जो 3 4 5 है इसमें महाप्राण में, इसमें ऊष्म व्यंजन और इसमें महाप्राण में 2 4 होते हैं। तो य र ल व आपका जैसे क है तो क वर्ग में ये तो पहला हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। वैसे ह किस में अंतर्गत आता है? ये महाप्राण में आता है, लेकिन जो सघोष है सघोष में य र ल के अलावा हाँ इसमें ह आता है। तो ये आंसर आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर आपका ह सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ये आपके लिए है। इसमें आपको बताना है कि सर्वप्रथम बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया। ऊपर हमने इस चीज का जिक्र किया था कि सर्वप्रथम बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था। ये कमेंट बॉक्स में रहेगा, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।